हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हमने एक्सरे स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था, लाक्षणिक एक्सरे स्पेक्ट्रा। और इस वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इस वाले लेक्चर में हमने मोसले लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या था मोसले लॉ, उसके वो देखेंगे, उसका जो डेरिवेशन है वो क्या होता है उसको देखेंगे। तो मैं सबसे पहले हेडिंग लिख लेता हूँ। हेडिंग क्या हो जाएगा, मोसले लॉ। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं मोसले का नियम। तो देखो, एकदम छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इससे पहले वाला टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, लाक्षणिक एक्सरे वर्णक्रम। ठीक है, उस पे जो रेखाएं प्राप्त हो रही थी उसी को व्याख्या करने के लिए, उसी को ही एक्सप्लेन करने के लिए मोसले ने सन 1911 में, आई थिंक 1911 था, 1913 में एक नियम प्रतिपादित किया था जिसको मोसले का नियम बोला जाता है। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या किया था, जो एक्स किरण निकल रही है, जो लाक्षणिक एक्स किरण है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स किरण, उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और जो परमाणु क्रमांक होती है, जो टारगेट परमाणु क्रमांक, जिसमें जो टारगेट रहती है उसका परमाणु क्रमांक, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाला था। ठीक है, और रिलेशन क्या था, तो रिलेशन कुछ ऐसा था कि एक्स किरण की जो एक्स किरण की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसका वर्गमूल परमाणु क्रमांक Z के समानुपाती होती है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, बार बार इंटेंसिटी निकल जा रहा है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्स किरण की फ्रीक्वेंसी का वर्गमूल परमाणु क्रमांक Z के समानुपाती होती है। और इसी को ही बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कैसे लिखा गया, Z-B करके लिखा गया। यदि मैं जो ये प्रोपोर्शनल चिन्ह है इसको मैं हटाऊंगा तो कैसे लिख दूंगा, न्यू इक्वल टू A Z-B, जहाँ पे A और B क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, तो ये Z-B क्यों हो गया, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। ये किसके कारण होता है, जो प्रभावी नाभिकीय इफेक्ट के नाम से होता है, उसके नाम से जो भी कक्षा रहता है, मान लो K कक्षा है, तो इसमें क्या होते हैं, जितने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, J इफेक्टिव का मान Z-1 हो जाता है। और मान लो L कक्षा का इलेक्ट्रॉन में इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 10 रहते हैं दोनों मिला के, तो J इफेक्टिव का मान कितना हो जाता है, Z-9। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या हो गया है, Z-B हो गया है। तो ये बेसिकली मोसले लॉ था। ठीक है, तो इसी में ही यहाँ पे इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद क्या किया था उन्होंने, जो फ्रीक्वेंसी है, एक्स किरण की फ्रीक्वेंसी है, और कोई भी एक परमाणु क्रमांक ले लिया गया। ठीक है, जैसे हम लोग एक्सरे में जनरली टंगस्टन लेते हैं, टंगस्टन धातु, तो उसका परमाणु क्रमांक ले लिया गया। उन दोनों के बीच में क्या किया, एक ग्राफ खींचे। तो ग्राफ खींचा तो क्या हुआ, जो K अल्फा, K बीटा, K गामा लाइन प्राप्त हो रही थी, वो क्या हो रही थी, सरल रेखा में प्राप्त हो रही थी। मतलब जैसे जैसे हम लोग परमाणु क्रमांक का मान बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि और दूसरा धातु लेते हैं, मान लो टंगस्टन के बाद और भी दूसरा धातु लेते जाते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा, दूसरा धातु लेंगे तो, या कम करेंगे तो कम होते जाएगा। तो दूसरा धातु लेने पर जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसका मान भी क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। ठीक है, तो ग्राफ कैसा था मैं एक बार बता देता हूँ। कुछ इस टाइप से ग्राफ आया था। इधर जैसे परमाणु क्रमांक हो गया Z, एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 50 एक पैमाना ले लेता हूँ, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक से बढ़ते जाएगा। और इधर मैं ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, जो एक्स किरण निकल रही है उसकी आवृत्ति है। ओके, तो ये इधर एक्स किरण ले लिए,
एक क्षण की आवृत्ति ले लिए। तो इनमें क्या रेखा आया, जैसे इसका भी कुछ पैमाना ले लो, ठीक है। तो जो के अल्फा, के बीटा, के गामा लाइन प्राप्त हो रही थी वो सरल रेखा में प्राप्त हो रही थी, लीनियरली प्राप्त हो रही थी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये के अल्फा, ये के बीटा, के गेमा, ठीक है, इस टाइप से सरल रेखा में प्राप्त हो रही थी। जैसे जैसे हम लोग परमाणु क्रमांक बढ़ाते जाते हैं, 50, 60, 70, 80 करते जाते हैं, तो जो आवृत्ति है ये भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, एक सरल रेखा में बढ़ रही थी। सरल रेखा में बढ़ रही है मतलब आप पढ़े होंगे छोटे कक्षाओं में, सरल रेखा में बनती है मतलब जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे इधर का मान भी बढ़ते जाता है सेम रेशियो से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझ सकते हो। तो ये बेसिकली एक ग्राफ खींचा उन्होंने जिसमें इंटेंसिटी और परमाणु क्रमांक पे क्या हुआ, रिलेशन दिखाया गया। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकली थोड़ा सा। अब जो मोसले लॉ का डेरिवेशन था उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे एनर्जी लेवल बना लेंगे। एनर्जी लेवल में क्या होगा, सबसे नीचे स्टेट में E1, उसके ऊपर वाला लेवल में E2, उसके ऊपर वाला लेवल में E3, ऐसे करके ऊपर जाते जाएगा। अब होता क्या है, चलो इसको बता ही देते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या है, वर्गमूल है। यदि मैं वर्गमूल को हटाना चाहूँ या फिर इस जो स्क्वायर रूट है इसको मैं हटाना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। यदि प्रोपोर्शनल हटाऊँगा तो ये न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल स्क्वायर। तो ऐसा भी फार्मूला होता है जहाँ ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो मोसले का नियम है उसका डेरिवेशन करते हैं मैथमेटिकली, कैसे फार्मूला आएगा, ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले इसका स्टेटमेंट लिख देंगे, उससे पहले बता देंगे कि किन के लिए किया गया था। तो जो लाक्षणिक एक्सरे स्पेक्ट्रा आया था उन्हीं के बीच में संबंध दर्शाने के लिए, उसको और व्याख्या करने के लिए, उसको और एक्सप्लेन करने के लिए मोसले ने 1913 में एक नियम दिया था जिसमें एक्स किरण की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और परमाणु क्रमांक जेड में रिलेशन दिखाया गया था। रिलेशन क्या था, तो ये रिलेशन था, ठीक है। इसी को ही मोसले नियम बोलते हैं। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, डेरिवेशन ऑफ मोसलेस लॉ। डेरिवेशन ऑफ मोसले लॉ, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा, मोसले लॉ का निगमन या व्यंजक, जो भी बोलना चाहो। तो देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि ये एनर्जी लेवल है किसी भी धातु का, उसमें परमाणु होंगे, परमाणु में क्या होंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल होंगे। मान लेते हैं एनर्जी लेवल N1 है, N2, N3, N4, N5 फर्दर और आगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं K सेल, L, M, N, O, P फर्दर और आगे। तो हम लोग को मालूम है जैसे N1 में जो इलेक्ट्रॉन है, N1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होगी, कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो जो ऐसा मान लेते हैं कि N1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए एनर्जी E1 है, N2 में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसको E2 दे देते हैं, इसको E3 फर्दर और आगे, ठीक है। तो E1 का मान क्या हो जाएगा, E1 का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब जो N1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो इसका फार्मूला मैं पिछले कक्षा में मतलब पिछले चैप्टर में बताया था। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बताया था, ओके। तो क्या होता है E1 का फार्मूला, उसको मैं देख के लिख लेता हूँ एक बार। जो E1 का फार्मूला होता है वो 2 पाई स्क्वायर M E⁴ Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 N स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला मैंने पिछले कक्षा में बताया था, जब एटॉमिक मॉडल बोर मॉडल पढ़ा रहा था उसमें बताया था, ओके। देखो यहाँ पे चूँकि E1 की बात कर रहे हैं, E1 लेवल में क्या है N1, ठीक है। तो यहाँ पे N1 में लिख दूंगा,
और ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल केस में हो गया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरे स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी जुड़ जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब जो जे इफेक्टिव वाला जो कॉन्सेप्ट था वो। ठीक है, तो यहाँ पे जे की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, जे रिप्लेस हो जाएगा जे माइनस बी से। ओके, तो मैं जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश लिखना चाहूँ, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो चार्ज क्या हो जाएगा उसका, जेड ए इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। यहाँ पे ये रिप्लेस कैसे हो जाएगा, जेड माइनस बी, और ये हो जाएगा ई से। ठीक, इसका मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो E1 को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, E1 इक्वल टू 2π² m e⁴ जेड की जगह में जेड माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 4πε0 n1² h²। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। सिमिलरली यदि E2 में मैं निकालना चाहूँ, E2 की एनर्जी निकालना चाहूँ, मतलब N2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी, उसका मान क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 2π² m e⁴ जेड माइनस बी, यहाँ पे बी डैश ले लो। ठीक है, 4πε0 n2 h²। इक्वेशन नंबर 2। इफ़ मैं b और b डैश को इक्वल ले लूँ, ठीक है, b और b डैश को मैं b के इक्वल ले लूँ, देन क्या हो जाएगा, हम लोग जो एक्स किरण निकल रही है उसका फोटॉन का एनर्जी लिखना चाहें। ठीक है, जो एक्स किरण निकलेंगी उसका फोटॉन का एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका आवृत्ति क्या है, न्यू है, तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, जो कि फोटॉन का जो एनर्जी रहेगा उसके बराबर रहेगा। ठीक है, और इन दोनों एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन होगा तभी तो एक्स किरणें बाहर निकलेंगी। जब N2 से N1 में जब ट्रांजिशन होगा तभी बाहर निकलेगी। इसका मतलब E2 में से E1 में जाएगा इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांजिशन हो पाएगी। ठीक है, या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगी तभी तो एक्स किरणें उत्पन्न होंगी, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो कैसे लिख लेंगे उसको, E1 माइनस E2 इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स फोटॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। तो ये हो गया फार्मूला। यहाँ से मैं E1 E2 का मान यहाँ पे रख दूंगा। तो E1 का मान क्या है हमारे पास, 2π m e⁴ जेड माइनस बी स्क्वायर अपान 4πε0 n² h² n1 माइनस E2, ये हो जाएगा 2π² m e⁴। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इफ़ b इज इक्वल टू b इंटू b इक्वल टू b डैश इक्वल टू b। ठीक है, ये लेट किए हैं, इफ़ लिख लो या तो लेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁴ जेड माइनस बी स्क्वायर अपॉन में n2² h² इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, यहाँ से मैं देखो दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर निकाल लो, बाकी जो बचेगा उसको पीछे लिख लो। तो 2π² सेम दिख रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। m बाहर सेम दिख रहा है, e⁴ बाहर दिख रहा है, जेड माइनस बी, डिनोमिनेटर पूरा सेम दिख रहा है, नॉमिनेटर। ठीक है, तो इसको पूरा बाहर निकाल दो, m e⁴ जेड माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन में ये सेम दिख रहा है, h सेम दिख रहा है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आई थिंक 1 मिनट, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रहता है, सॉरी। ठीक है, ये स्क्वायर रहता है। ये एनर्जी का जो फार्मूला है वो पिछले लेक्चर से देख लेना वहाँ से, बाकी वो याद होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से भी स्क्वायर आ जाएगा, h² बच क्या आ जाएगा, 1 अपान इसमें से n1² माइनस 1 अपान n2² इक्वल टू एच न्यू। ओके, अब देखो इसको, ये जो फार्मूला आया है इसमें से मैं क्या कर दूं, h² में इसको इधर भेज दूं, h³ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, 2π² m e⁴ जेड माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4πε0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपान n1² माइनस 1 अपान n2²। देन
इधर हो जाएगा एच क्यूब न्यू। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, h को इसके नीचे में यहाँ से यहाँ नीचे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एच क्यूब को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे एच क्यूब, और ये हो जाएगा न्यू। ठीक, तो ये जो न्यू है ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है, एक्स किरण की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक्स किरण की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, इसी का ही मान हमको निकालना था मोस्ले लॉ से। ठीक है, तो हम लोग जो भी एक्स किरण निकल रही है उसका हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, या जो लाक्षणिक एक्स किरण निकल रही है उसका एक्स किरण की उसका तीव्रता जो है आवृत्ति, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें से हम लोग n1 और n2 का मान रख देंगे, n1 n2 का मान यहाँ से निकल जाएगा। जो भी हम लोग लाइन का निकालना है, जैसे के अल्फ़ा का निकालना है। ठीक है, तो के अल्फ़ा कैसे जनरेट होता था, के में वैकेंसी क्रिएट होता था, उसको फिल करने के लिए अपर स्टेट से इलेक्ट्रॉन आके फिल होते थे। जैसे एल वाले से इलेक्ट्रॉन आया तो एल के अल्फ़ा प्राप्त होता था, एम से आता था तो के बीटा प्राप्त होता था। ठीक है, तो यदि मेरे को के अल्फ़ा लाइन का ये जो लाइन प्राप्त हो रहा है इसका हमको वो देखना है, आवृत्ति देखना है, ठीक, फ्रीक्वेंसी देखना है, तो यहाँ पे बेसिकली n1 n2 का मान रख देंगे। तो n1 का मान क्या हो जाएगा, चूँकि देखो यहाँ पे n1 का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अपर आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहीं से n क्या होता है, बोर मॉडल में 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 2 3, 0 तो नहीं होता, 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो n क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे n1 इक्वल टू मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा के अल्फ़ा के लिए। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, फॉर के अल्फ़ा लाइन n1 क्या हो जाएगा 1, n2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे n1 n2 से n1 में आ रहा है। ठीक है, n2 से n1 में आ रहा है, n2 का मान क्या है 2 है, n1 का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे n2 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n1 का मान 1 हो जाएगा। इन दोनों का मान यहाँ पे मैं पुट करूँगा और इसका मान पूरा हम लोग फिल करेंगे। जो भी यहाँ पे परमाणु लेंगे या फिर जो भी हम लोग धातु ले रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक वगैरह सब पूरा सब देख के पूरे से पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली यदि के बीटा लाइन का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के बीटा लाइन का स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, के बीटा कब प्राप्त होता है, एम लाइन से के में जब इलेक्ट्रॉन फिल करता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे n1 का मान तो 1 ही रहेगा, n2 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिमिलरली के गामा का भी वैसी हो जाएगा, n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये के अल्फ़ा के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। यदि हम लोग एल अल्फ़ा एल बीटा का निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, एल अल्फ़ा एल बीटा कैसे प्राप्त होता है, तो एल में जो वैकेंसी क्रिएट होता है उसको फिल करने के लिए एम से इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एल अल्फ़ा प्राप्त होता है, एन से यदि आता है तो एल बीटा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे n1 n2 का मान क्या हो जाएगा, n1 का मान हो जाएगा 2, n2 का मान हो जाएगा 3 एल अल्फ़ा के लिए। एल बीटा के लिए n1 का मान हो जाएगा 2, n2 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे मान रख के हम लोग जो एक्स किरण निकल रही है, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स किरण निकल रही है उसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ले लॉ में यही बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया मोस्ले लॉ। और इसमें एक चीज़ और स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जैसे जो के अल्फ़ा लाइन होता है इसके लिए यदि मैं देखो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, उसको 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ये टोटल पूरा क्या है इसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो पूरा दिख रहा है रेशियो इसको मैं क्या कर देता हूँ ए मान लेता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख लूँगा, या फिर रुक जाओ ऐसा मत समझो, ऐसा समझ सकते हो, ये जो दिख रहा है उसको दूसरे पेन से बनाता हूँ, ये जो दिख रहा है पूरा इसको हम लोग मान लेते हैं ए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख लूँगा और दूसरे तरीके से, ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू सबको मान लिया ए। ठीक है, तो ये ए लिख दिया और आगे क्या बच जाएगा जेड माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यही तो हम लोग क्या था मोस्टली लॉ था। इसको या तो फर्दर और कैसे लिख सकता हूँ, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा मोस्टली लॉ था। ठीक है, तो मोस्ले लॉ का क्या हो गया, यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। मोस्ले लॉ से हम लोग क्या कर दिए, फ्रीक्वेंसी और जेड में रिलेशन निकाल दिए। तो यही हमारा मोस्ले लॉ था, पहले भी बताया था मैं। ठीक है, मिटा दिया हूँ, तो इस टिप से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे जैसे बता रहा था के अल्फ़ा लाइन के लिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होता है बी के लिए। ठीक है, तो उसको मैं बताता हूँ क्या होता है। के अल्फ़ा होती है, इसके लिए ए और बी का मान क्या होता है, के अल्फ़ा के लिए ए का मान होता है
3/4 और जो b का मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये जो है एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ से आप फार्मूला वगैरह रखोगे तो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना होगा तो यहाँ सीधा रख सकते हैं। उसके बाद के बीटा के लिए भी कुछ होता है। के बीटा के लिए क्या होता है, a का मान होता है 5/36 एंड b इक्वल टू, आई थिंक b इक्वल टू 7.4। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी 3/4 RC। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे भी 5/36 RC और b इक्वल टू होता है 7.4। ठीक है, तो ये आप वैल्यू याद रख सकते हो। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, सीधा न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये वाला फार्मूला से यूज़ होगा, a और b का मान वहाँ पे यहाँ से रखेंगे। तो इस प्रकार से पूरा मोस्ले लॉ था। ठीक है, एकदम इजी सा मोस्ले लॉ है, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन आराम से निकाल सकते हो। E1 E2 निकाल लेना, उसके बाद दोनों को माइनस करना है। जो फोटॉन एनर्जी निकल रही है उसी के बराबर होगा, hν के बराबर। फिर यहाँ से हम लोग सिंपल से क्या कॉमन निकाल देंगे, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का मान निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकल जाएगा। उसी से फिर क्या होगा, मोस्ले लॉ जनरेट होगा। ठीक है, ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। के अल्फा, के बीटा लाइन, के गामा लाइन के लिए पूरा आराम से निकाल सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद मोस्ले लॉ का कुछ उपयोग है, उसको बता देते हैं क्या है उपयोग। तो मोस्ले लॉ का जैसे उपयोग ये है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, ठीक है, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया था। मेंडलीफ द्वारा पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया था। उसमें क्या था, जो तत्व है उसको हम लोग कैसे अरेंज किए थे, तो परमाणु भार, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए थे। ठीक है, लेकिन जब मोस्ले का नियम आया, जब उन्होंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है, तो उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल था उसको उन्होंने वो किया, मतलब सुधार किया उसमें। ठीक है, तो जो परमाणु का जो स्थान है, या फिर जो धातु है, जो तत्व एलिमेंट है, उसका जो स्थान है वो परमाणु भार पर डिपेंड न करके परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसको सुधार कर हमने जो दूसरा पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जिसमें क्या हुआ, जो तत्व थे, जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, वो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग वहाँ पे जमाया गया। तो ये उसका एक उपयोग था। दूसरा उपयोग क्या बोल सकते हो, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब हिंदी में दुर्लभ मृदा तत्व। ठीक है, दुर्लभ मृदा तत्व, इन लोग क्या हुआ, इन लोग का हम लोग का परमाणु क्रमांक शुरू मालूम नहीं था। ठीक है, उन लोग का परमाणु क्रमांक हमको मालूम नहीं था। ठीक है, तो उन लोग का क्या किया गया, एक्स किरण मतलब एक्स स्पेक्ट्रा निकाला गया, एक्स रे स्पेक्ट्रा निकाला गया, एक्स किरण वर्णक्रम निकाला गया। उसके अकॉर्डिंग फिर हमको जेड का मान पता चला, जेड का मान पता चला तो फिर उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर पाए। ठीक है, तो ये मोस्ले लॉ का यूज़ था। उसके अलावा एक और दो यूज़ और था, उसको बता देते हैं। जैसे कि कुछ नए तत्व में कौन कौन सा, हेफनियम। ठीक है, हेफनियम जिसका जेड इक्वल टू होता है 72, और प्रोमेथियम जेड इक्वल टू 61। ठीक है, और एक दो तत्व और थे, रेहिनियम जेड इक्वल टू 75, टेक्टिनियम जेड इक्वल टू 43। इन नियम की खोज भी क्या किया गया, मोस्ले लॉ से किया गया, जिससे हम लोग जो पीरियोडिक टेबल था वहाँ पे उसमें अरेंज करने में इजी हुआ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा यूज़ था जो मोस्ले लॉ ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा ओवर होता है यहाँ पे, एकदम छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और फिर मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हमने जो जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या किया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो डबलेट स्ट्रक्चर निकाले थे, जो भी हमको रेखाएं प्राप्त हो रही थी, जो एनर्जी लेवल था, ये क्या हो रहे थे, दो लेवल में बढ़ जा रहे थे, डबलेट हो जा रहा था, है ना। वैसे यहाँ पे भी जो एक्स किरण जो रेखाएं प्राप्त हो रही है, एक के अल्फा के बीटा, ये भी क्या होती है, अलग अलग लाइन में बढ़ जाती है, डबलेट, किसी में ट्रिपलेट, किसी में क्विंटेट, पंचम। ठीक है, वो प्राप्त होती है, किसी में सप्तम, ऐसा कुछ प्राप्त होती है लाइन। तो उसको देखेंगे कैसे वहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स किरण वर्णक्रम की द्विक संरचना, डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो उसको फिर नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। पसंद आ रहा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आ रहा होगा तो डिसलाइक कर देना, और कुछ भी अगर सुझाव देना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।